आपातकाल की 50वीं बरसी पर आज देश मना रहा संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, संविधान की भावना का किया गया उल्लंघन। आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहे लोगों को किया सलाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स द लीडर पुस्तक का किया विमोचन। कहा, गुजरात में युवा नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का किया नेतृत्व। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रस्ताव किया पारित। पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए कैबिनेट ने रखा 2 मिनट का मौन। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए चुना आपातकाल का रास्ता। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में लोगों को आपातकाल को लेकर जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 भारत के संविधान को कुचलने के समय हुई घटनाओं की याद दिलाता है, जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। यह फैसला बिना कैबिनेट की मंजूरी के रातों रात लिया गया था। राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने मध्यरात्रि में इस पर हस्ताक्षर किए और देश आपातकाल के अंधेरे में डूब गया। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था। नागरिकों को निवारण के लिए अदालतों में जाने से रोक दिया गया और सभी समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था, जिससे उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। ऐसे में आपातकाल एक ऐसा हथियार बन गया जिसने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस को रातों रात जेल में कैद कर लिया गया था। जेलें इतनी भर गई थी कि जगह कम पड़ने लगी। पत्रकारों, लेखकों और यहां तक कि कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया। गांव-गांव तक आपातकाल की आहट पहुंची। 21 महीने तक चले इस आपातकाल का अंत 21 मार्च 1977 को हुआ, जब इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। उन्हें भरोसा था कि जनता उनके साथ है, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। जनता पार्टी की सरकार बनी। आज यह कांग्रेस काल में आपातकाल से पीड़ित हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी बन गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ही सरकार ने हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया था, ताकि युवा पीढ़ी को आपातकाल जैसी गलतियों के बारे में सूचित किया जा सके और इसे आगे कभी ना दोहराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 50 साल पहले लगे आपातकाल को देश के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया है। एक्स प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह से हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। संसद की आवाज दबाई गई और अदालतों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। 42वां संशोधन उठाए गए अलोकतांत्रिक कार्यों का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहे हर व्यक्ति को सलाम करते हैं, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। यह उनका सामूहिक संघर्ष था जिसने यह सुनिश्चित किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा और नए चुनाव कराने पड़े, जिसमें वे बुरी तरह से हार गए। उन्होंने संविधान में निहित सिद्धांतों को मजबूत करने तथा विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल को कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल बताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पूर्व आज के ही दिन लगे आपातकाल में देशवासियों ने जो पीड़ा और यातना सही, उसे नई पीढ़ी को बताने के लिए इसे संविधान हत्या दिवस का नाम दिया गया है। यह दिवस बताता है कि जब सत्ता तानाशाही बन जाती है तो जनता उसे उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। इससे पूर्व कल नई दिल्ली में आयोजित आपातकाल के 50 साल
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है ताकि देश की स्मृति में बना रहे कि सरकार के तानाशाह बन जाने के कैसे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इमरजेंसी के दरमियान श्रीमती गांधी ने संविधान में इतने बदलाव किए कि इसको मिनी संविधान बताया गया। प्रीएम्बल बदल दिया, आर्टिकल 14 बदल दिया गया, 7th शेड्यूल बदल दिया गया, 40 अलग अलग क्लॉज बदल दिए गए, नए अनुच्छेद डाले गए, नए खंड डाले गए और 42वां संविधान संशोधन इसने तो इंतहाई ही कर दी, बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया, लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया और एजेंसीज का जो दुरुपयोग हुआ वो भारतीय समाज, ये देश, इस देश की जनता कभी नहीं भुला सकती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक निर्णय किया है कि हम संविधान हत्या दिन मनाएंगे, क्योंकि ये समग्र राष्ट्र की चिर स्मृति में रहना चाहिए कि जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर कोई व्यक्ति तानाशाह बनता है तब देश को कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को काले अध्याय के रूप में याद करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश पर आपातकाल थोपा गया वह सत्ता के दुरुपयोग और तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। इस देश में जो लोकतांत्रिक परंपराएं चल रही हैं उनको चाहकर भी तत्कालीन सरकार मिटा नहीं पाई। आज भारत में लोकतंत्र जीवित है और आपातकाल में संघर्ष करने वालों के योगदान की आने वाली पीढ़ियां कभी इसे भुला नहीं सकती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपा और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी तानाशाही वाली है। आज ही के दिन कांग्रेस की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा 50 साल पहले की थी, जो केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला था, एक कुठाराघात था। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। 1975 में हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया था और उन्हें 6 वर्षों के लिए किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से अयोग्य करार दिया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि देश के लोकतांत्रिक के इतिहास के इस काले अध्याय है कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने नागरिकों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करते हुए इमरजेंसी उन्हें थोप दी थी। उन्होंने आपातकाल के विरुद्ध भारतीयों के संघर्ष, त्याग एवं बलिदान को नमन किया, जिन्होंने लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन खपा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फॉर द लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है जब वे आरएसएस के युवा प्रचारक थे और उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुस्तक में लोकतंत्र के आदर्शों के लिए संघर्ष कर रहे युवा नरेंद्र मोदी की एक विशद तस्वीर पेश की गई और बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में लोकतंत्र को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए काम किया। यह पुस्तक श्री मोदी के साथ काम करने वाले सहयोगियों के अनुभवों और अन्य अभिलेखीय सामग्रियों पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह पुस्तक आपातकाल के वर्षों के दौरान उनकी यात्रा का वृतांत है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विभिन्न भूमिकाओं में रहते हुए आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को स्थापित करने के लिए आपातकाल लगाए गए, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में खत्म कर दिया। बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में उनकी परिजनों की पूछताछ की
उनके इलाज की व्यवस्था की। कई सारे गुप्त अखबार निकलते थे, उसको बाजारों में, चौराहों पर, विद्यार्थियों में, महिलाओं में बांटने का काम किया और गुजरात के अंदर एक संघर्ष का नेतृत्व इस युवा अवस्था में 24-25 साल के युवा नरेंद्र मोदी ने किया। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़कर फेंक दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आज एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन अनगिनत व्यक्तियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सम्मान देने का संकल्प लिया, जिन्होंने आपातकाल और भारतीय संविधान की भावना को नष्ट करने का प्रयास करके उन्हें बहादुरी से उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में पूरा विश्वास है। लोग इस दिवस से प्रेरणा लेकर दमन के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। By Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, resolved to commemorate and honor the sacrifices of countless individuals who valiantly resisted the emergency and its attempt at subversion of the spirit of Indian Constitution, a subversion which began in 1974 with a heavy-handed attempt at crushing the Navnirman Andolan and Sampoorn Kranti Abhiyan. To mark the occasion, a 2-minute silence was observed in today's meeting of the Union Cabinet as a tribute to those whose constitutionally guaranteed democratic rights were taken away and who were then subjected to unimaginable horrors. The Union Cabinet paid tributes to their exemplary courage and valiant resistance to the emergency's excesses. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपातकाल का रास्ता चुना था। वे आज संविधान हत्या दिवस पर कुरुक्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंतरिक संकट की दलील देकर लगाया गया आपातकाल सिर्फ संवैधानिक संकट नहीं था, बल्कि यह न्याय और समानता के अधिकारों का हमला था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपनी कमी या इच्छा को पूरा करने के लिए देश को मुसीबत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल सिद्धांतों के उल्लंघन करने वालों के कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। 352 के तहत ये आपातकाल लगाया गया। वो काला अध्याय संविधान हत्या दिवस और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का, इसके माध्यम से उन रास्ते को चुना। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन करना और इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। संविधान के खिलाफ या उसके मूल सिद्धांतों के उल्लंघन करने वाले कृत्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस भावी पीढ़ी को आपातकाल के खतरों से सावधान करने और इसके विरुद्ध किए गए अपने पूर्वजों के संघर्ष की गाथा को बयान करता है। उन्होंने कहा कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह दिवस वर्तमान में भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों से सचेत रहने की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह एक राष्ट्र एक विधान के विचार पर भी हमला था, जिसके खिलाफ संघर्ष में हरियाणा के लोग भी पीछे नहीं थे। आज भी आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूर्वजों ने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहन किए हैं, उनको निरंतर, नई पीढ़ी को निरंतर सजग करने के लिए ये संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। और यह दिन हमें वर्तमान समय में
भी लोकतंत्र और संविधान के दुश्मनों के प्रति ये सचेत करता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज संविधान बचाने का पाखंड करने वाले लोगों ने संविधान का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस को अपने किए पापों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संविधान के अनुरूप चल रहा है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हमारे यहाँ के लोगों ने बुलंद आवाज बन करके उसका विरोध किया है। हमारे हरियाणा के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 1975 इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने जेलों के अंदर रह करके यातनाएं सही। लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र संविधान की बुक उठा करके जगह जगह घूम रहे हैं, उनको संविधान की लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज संविधान हत्या दिवस को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर वर्ष 1975 में 25 और 26 जून की मध्यरात्रि को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश में लोकतंत्र की हत्या की और न्यायपालिका तथा प्रेस की आजादी को समाप्त करने का काम किया। लाखों लोगों पर अत्याचार कर उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। यह देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि तब लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र व संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया। 21 महीने के दौरान जयप्रकाश नारायण, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई नेताओं को जेल में बंद रखा गया। यह दिन कभी भुलाया और दोहराया नहीं जा सकता। उनको रात को इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे राजनेताओं को, बहुत सारी पार्टी के नेताओं को मीसा के अंदर कई कई प्रकार के आरोप लगा के, किसी को 19 महीने, किसी को 21 महीने, और पूरे 21 महीने देश में इमरजेंसी लगाने का जो काम किया था, लोकतंत्र के अंदर संविधान को खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए कि समय समय पर बहुत सारी सरकार को बर्खास्त किया है। आपातकाल की 50वीं बरसी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल पहुंचकर आपातकाल के पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर आपातकाल पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने आपातकाल की पृष्ठभूमि और उसके दुष्परिणाम पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि आपातकाल ने कैसे लोकतंत्र को तार तार किया और देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि 1975 में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, यह संविधान की हत्या थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और लोकतंत्र की आजादी के लिए अत्याचार सहने वाले लोगों की सुध लेकर सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के अत्याचारों की जानकारी देना है। ऐसे आयोजनों से युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा और नागरिकों की जिम्मेदारियों से अवगत कराना है ताकि आपातकाल का वह दौर दोबारा से ना देखना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपातकाल का दौर भूलने वाला नहीं है और उसकी निशानियां आज भी जीवित हैं। आज का दिन सिर्फ विरोध का नहीं है। ये दिन ये विरोध का नहीं है, ये सच के पक्ष में खड़े होने का दिन है। ये हमें समझना होगा। ये खाली कई बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमें सच क्या है उसके साथ खड़ा होने का दिन है। हमें ये संकल्प लेने का आज दिन है
कि संविधान की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि संविधान की रक्षा के लिए हम सदैव सजग रहेंगे, किसी के भ्रामक जाल में नहीं आएंगे। वहीं आपातकाल झेलने वाली करनाल के एक नागरिक अशोक सुखीजा ने बताया कि वह उन दिनों को याद करके आज भी सिहर उठते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियां इससे सचेत रहे ताकि दोबारा ऐसा ना हो। गए हुए थे, हमें कालका में ही अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो यातनाएं दी गई, फिर किसी प्रकार हमें रिहा किया गया और उसके बाद फिर पुनः मुझे अरेस्ट करने का प्रयास किया, परंतु हमारे संगठन का यह आदेश था कि हमें भूमिगत रह करके लोकतंत्र की रक्षा करनी है। तो 3 मास तक मैं करनाल से निर्वासित रहा, रोहतक में रहा था। उस समय का जो अत्याचार था, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर पूरे वातावरण था, हमने खुद महसूस किया है कि गाँव के अंदर अगर खेत में मजदूरी करने, खेती करने के लिए किसान जा रहे हैं, माताएं जा रही हैं, उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने आज हिसार में संविधान हत्या दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोगों को आमंत्रित कर चर्चा की गई। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उस समय देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनेक आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों की प्रेस का गला घोट दिया गया था। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि रोकने के तथाकथित कानून के चलते देश में गरीब नागरिकों की जबरन नसबंदी कराई गई। राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश में बिना किसी कारण के जेल के अंदर डालने के लिए मीसा जैसे कानून लागू किए गए थे। हरियाणा में भी हजारों की संख्या में ऐसे सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि आज की वर्तमान पीढ़ी को संदेश देने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है कि तानाशाही करने का कोई विचार किसी के अंदर ना आए। आज भी सुन करके वर्तमान पीढ़ी के पत्रकारों की शायद रूह कांप जाए। हमने देखा कि उस समय जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर भी तानाशाही अपना करके लगभग 6 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, उसी की तर्ज पर यानी कि हिटलर शाही जिसको कहते हैं, उसी के चलते इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गढ़ा घोटने का काम किया, न्यायालयों के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का काम किया, धारा 356 का उपयोग इस देश के अंदर 152 बार अब तक हो चुका है। आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों ने बताया कि आज का दिन देश में काला अध्याय माना जाता है। उन्होंने बताया कि देश की आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन किए गए। आपातकाल के दौरान लोगों के घरों तक छिप छिप कर समाचार पत्र पहुंचाए गए थे। पकड़े जाने पर जेल में डाल दिया जाता था। हमारे जितने बड़े नेता थे उन सबको मीसा या उसके अंतर्गत जेल में डाल दिया, और हम जो दूसरे उससे अलग श्रेणी के लोग थे, हम मित्रों ने इस देश की आत्मा को जागृत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एजिटेशन किया था, और उसमें फिर हम जेल गए जाने वाले थे। क्योंकि हमने तो इस जो घोषित मतलब लोकतंत्र की हत्या थी इमरजेंसी के द्वारा, उसका प्रतिरोध करने के लिए हमने नारे लगाए, जन जागरण किया। आपातकाल जैसे ही लगा था 25 जून को 1975 में, उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी श्री अर्जुन देव जी आर्या हिसार जिला जनसंघ के प्रधान थे। वो उस वक्त तो भूमिगत हो गए। उसके बाद उन्होंने 8-10 दिन के बाद सत्याग्रह करके वो जेल गए थे। पत्रक आता था, क्योंकि सभी समाचार पत्रों पर सेंसर था, कोई समाचार पत्र तो आते ही नहीं थे, तो लोगों को उत्सुकता रहती थी कि कोई समाचार हमें देश के बारे में मिले। संविधान हत्या दिवस पर आज पलवल के भाजपा जिला कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने आपातकाल की चर्चा करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता जाने के डर से देश भर
में आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कुचलने का कार्य किया है। इस दौरान कई बार कानून का दुरुपयोग हुआ और लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया, लेकिन देश के लोगों ने कांग्रेस को इसकी सजा देते हुए उन्होंने उनसे सत्ता से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले अध्याय को याद करने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को इसके प्रति सचेत करना है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर देश की न्यायपालिका हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार मीडिया के लोग हों, उन सबको निर्दोष जेल में सिर्फ अपनी राजनीतिक तानाशाही दिखाने के लिए उन सबको जेलों में ठूंस दिया था। उसके लिए आज ये पूरा देश आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि कुछ इतिहास में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनको बराबर याद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि कभी वो वापस लौट आए। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उन कड़वी यादों को याद कर बताया कि कैसे उन्हें बिना किसी जुर्म के जेल में बंद कर यातनाएं दी गई थी। 1975 को श्री जगमोहन सिन्हा हाईकोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को ऐसा मैदानी घोषित कर दिया और साथ ही उन पर पाबंदी लगा दी कि वो अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उससे अफरा तफरी बच गई इन लोगों के दिमाग में कि भी किस तरह से सत्ता में रह जाए। तो उन्होंने ऐसा वैधानिक तरीका अपनाते हुए 25 जून की रात को सारे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करा दिया और इमरजेंसी घोषित करते हुए मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया। इमरजेंसी में जेल में रहे थे जिन्होंने सत्याग्रह किया था और उनको बड़ा गुड़गांव जेल में रखा गया था और उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता था। जब भी 15 तारीख पे वो आते थे, हम उनसे मिलने जाते थे तो वो पुलिस वाले उनको मिलने नहीं देते थे। इस बात के ऊपर मेरा और पुलिस वालों से कई बार झगड़ा भी हुआ और मार पिटाई भी हुई। और इस तरह से उनको हथकड़ियों में, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल हो, इस तरह हथकड़ी और वीडियो में लगाकर उनको कोर्ट में पेश किया जाता। अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत सौरभ शुभांशु शुक्ला कर चुके हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक नया इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने भारतीय समय अनुसार दिन में 12:01 पर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु चांद सदस्य दल का हिस्सा है जो फेल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवानगी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया है और कहा कि शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है। Today we are collaborating with NASA in an equal measure, in an equal platform. So India is no longer a follower, it is actually an equal partner. And let me also put it on record that Shubhanshu Shukla, the Indian member of the crew, is going to be the most crucial component of this entire mission, which is going to last about 2 weeks or so. It might be plus minus, because he's the pilot and he's going to perform 7 exclusive experiments which have been designed by India, which have been, the kits have been provided by India. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में उड़ान भर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि जैसे ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए अंतरिक्ष में एक नया मील का पत्थर बनाया, पूरा देश एक भारतीय के सितारों तक की यात्रा में उत्साहित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वो और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के एक्सियम के मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्री साबित करते हैं कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम इस मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो नासा और इसरो के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाती है। चालक दल द्वारा किए जाने वाले व्यापक प्रयोगों से वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अन्वेषण की नई सीमाएं सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई देते हुए अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले एक्सोम 4 मिशन कई बार टाला जा चुका है। भारत के अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा इससे पहले 3 अप्रैल 1984 को स्पेस मिशन पर सोवियत संघ की मदद से गए थे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन पद पर हैं। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्पेस मिशन के लिए चुना गया है। करीब 14 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला के परिवार समेत पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल है। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि उन्हें ऐसे बच्चे का पिता होने पर गर्व है। उन्होंने आज अपने जीवन का सबसे सुखद दिन बताया। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले यह मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टाल दिया गया था। करते हैं कि मतलब उसने आप लोगों ने किया ये हम उसके और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी इस वक्त चुका है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।